Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. My name is Ashish Singh and I am teaching you polity. So welcome to the next class. The topic for today's class is emergency provisions. अब जैसे ही आपको पता है कि हाल फिलहाल में कंगना रनौत की मूवी आई है इमरजेंसी, अब वो देखने से पहले ये पढ़ लेना, तो वो मूवी और ये टॉपिक दोनों साथ में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो द टॉपिक फॉर टुडे इज एमरजेंसी प्रोविजंस। अब इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में जानने से पहले उसके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि जो हमारी कंटेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो नेबर्स हैं और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस की क्या प्रावधान है और क्या नहीं है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इमरजेंसी किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस में थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो सेंटर को पावर दे देते हों कुछ सिचुएशंस में, बट जिस लेंथ के साथ और जिस डेप्थ में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस कवर करे गए हैं, ऐसा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक कवर नहीं करा गया है। इंडिया एक इकलौता कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर इमरजेंसी प्रोविजंस आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दे आर नॉट ऑर्डिनरी लॉज और स्टेचुटरी लॉज, दे आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So they are the most fundamental laws that are provided in our constitution. So let's begin with it. अब emergency provisions जो हैं वो हमारे constitution के article 352 से लेके 356 एंड 360 में प्रेजेंट है। अब उसमें जो तीन तरह की इमरजेंसी हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और विच इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और द प्रेसिडेंट्स रूल, एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी किस पार्ट में है? Emergency provisions are present in the part 18th of the Constitution. अब ये बात याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार 2024 के यूपीएससी के पेपर में भी आया था कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दी हुई हैं, और दैट इज द 18th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? Article 352 to 360. These are the articles that talks about the emergency provision in the Constitution of India. अब ऐसा हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात हुई थी, तब जो डिबेट्स थे उसमें एक आर्ग्यूमेंट ये भी थी कि व्हाई आर वी प्रोवाइडिंग दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। सो द काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर दैट वाज दैट इंडिया वाज अ न्यू स्टेट and everything was new for India, considering the fact that India was being ruled by many other states and foreign powers for a long time. So to maintain the stability in India and to maintain the decorum of the country and the unity and integrity of the country, the emergency provisions were provided in the constitution. अब emergency provisions इतनी important क्यों हैं और वो इतनी different क्यों हैं? वो इसलिए है कि जैसे आपको पता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल। फेडरल मतलब कि सेंटर और स्टेट्स के पास जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि स्टेट अपनी मर्जी से कुछ पावर्स डिवाइड करके बैठा है या सेंटर नहीं, दे आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जैसे ही इमरजेंसी प्रोविजंस लागू होती है ना, तो विदाउट चेंजिंग द व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट चेंजिंग दैट फैक्ट, द polity of India is become unitary. We can change the polity of India from federal to the unitary without making any amendment in the constitution by just using the emergency provisions which are provided in our constitution of India. So these are the powers, this is the gravity of these provisions which can convert the federal constitution into a unitary one. अब जैसे इमरजेंसी प्रोविजन सेंटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अब यूनिटरी वही होता है कि जिसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेट उसके अंडर काम करता है। लेकिन इंडिया में ऐसा है नहीं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब हम देखें, स्टेट और सेंटर के पास इक्वली पावर्स डिवाइडेड है, बट व्हेनेवर इमरजेंसी प्रोविजंस आर यूज्ड, द सेंटर बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट बिकम्स सबऑर्डिनेट टू इट। अब इसमें तीन तरह की इमरजेंसी है, मैंने आपको पहले ही बता दी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आज तक इंडिया में यूज नहीं हुई है। प्रेसिडेंट्स रूल्स हैव बीन यूज्ड सेवरल टाइम्स एंड सो इज द नेशनल इमरजेंसी। द नेशनल इमरजेंसी आई थिंक हैव बीन यूज्ड फॉर 3 times,
But the financial emergency, the third type of emergency, which is provided by the Article 360 of the Constitution, has never been used in the polity of India. अब मैं आपको इसके डिटेल्स में बताता हूँ कि क्या क्या मेंशन्ड है. जब तक आप ये पार्ट 18 और आर्टिकल्स मेंशन्ड है वो लिख लीजिए. So, as I was talking about the three types of emergency, now I will take each of the emergency and I will teach you about them in details. The first one is the national emergency, which is provided by the Article 352 in the Constitution of India. अब नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के जो बेसिस है, the points on which the national emergency can be imposed are three. And what are they? First, war. Second, external aggression. And the third one is armed rebellion. अब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आर्म्ड रिबेलियन मेंशन नहीं था. उसमें आर्म्ड रिबेलियन की जगह क्या मेंशन था? इंटरनल डिस्टर्बेंस. But after a subsequent amendment in the constitution, the term internal disturbance was replaced by the term armed rebellion. अब जो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, जो इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी, वो इस बेसिस पर ही लगी थी. बट ये जो पॉइंट है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये बहुत वाइड है. इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो सकती कि जिसमें हम आम इंटरनल डिस्टर्बेंस को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन प्रोवाइड कर दें. इट इज़ अ वेरी वाइड टर्म. सो टू काउंटर विद दैट, द टर्म आर्म्ड रिबेलियन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब जब भी कोई इमरजेंसी इन दो पॉइंट्स के बेसिस पर लगती है, दैट इज द वॉर एंड द एक्सटर्नल अग्रेशन, that emergency, that national emergency is known as external emergency. And the emergency which is being used, which is being imposed on the basis of armed rebellion is known as internal emergency. अब ये पॉइंट याद रखना कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो भी दो चीज़ों में डिवाइडेड है, which is the external emergency and the internal emergency. These are not provided in the constitution itself, but for the convenience, we try to separate them from one another to make a distinction between them. अब इसमें जो एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो नेशनल इमरजेंसी है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में जब कोई डिस्टर्बेंस है क्या या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है तभी हो सकता है. बट इवन इफ इट इज प्रेजेंट, इवन if it is happening in a part of India, then also the president of India can impose the national emergency. अब इस पॉइंट से आप एक बात और देख सकते हैं कि who declare the emergency? President of India declares the emergency. अब ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना इस पे भी. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु कैन इम्पोज और प्रोक्लेम द इमरजेंसी? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहे जैसे चाहे इमरजेंसी को लागू कर सकता है. प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स एन इमरजेंसी ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट ऑफ इंडिया. ऑन रिटन, ये मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, या आई होप आपने लिख लिया है. साथ साथ लिखते रहिए ताकि आपको और मुझे दोनों को कन्वीनियंस रहे.
on the written recommendation of the कैबिनेट। अब ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं था। जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी, वो सिर्फ उनके इंडिविजुअल डिसीजन था। वो उसमें कैबिनेट को सुबह इन्फॉर्म करा गया था कि द इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड इन इंडिया, बट आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया द safeguard was introduced, that is on the written recommendation of the cabinet. So now the written recommendation, that is the taking the cabinet into confidence before imposing the national emergency, is mandatory, and which is a very good thing, because if like अगर हम किसी भी एक पर्सन को हम पावर दे दें, सारी इमरजेंसी जैसी पावर्स दे दें कि ही कैन यूज दैट पावर्स एनी टाइम, तो ये एक टायरनी और जो जिसे हम कह सकते हैं डिक्टेटरशिप को एक बढ़ावा देता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अब द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इट गिव्स द decision of imposing a national emergency a double check, like the two-time verification you can say is required to impose the national emergency. अब ये पॉइंट भी आप लिख लो, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लिख लो आराम से। अब जो इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन। यहाँ से मिट गया, मैं आपको और बता देता हूँ। इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है, बट स्टिल ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन फॉर द नेशनल इमरजेंसी, मैंने वही जो आपको 3 ग्राउंड्स बताए थे, ये वही उन्हीं की बात है। व्हाट आर दोज ग्राउंड्स? फर्स्ट वॉर, सेकेंड एक्सटर्नल अग्रेशन। ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको इसी क्लास से ये याद हो जाए, आपको ऐसा ना हो कि बाद में दोबारा तो पढ़ना ही है आपको बुक से, बट अगर आपके दिमाग आप बार बार उस चीज़ को सेम चीज़ को देखोगे ना तो आपको रिकॉल करने में बहुत ईजी हो जाएगी। एंड आर्म्ड रिबेलियन, अब तो आपको रट ही गया होगा कि ये दोनों कौन सी इसमें आती हैं डिस्टिंक्शन अगर जब हम करते हैं नेशनल इमरजेंसी का। These are the external emergencies, and the third one, that is the armed rebellion, is the internal emergency. अब दोनों में डिस्टिंक्शन ऐसा तो कुछ नहीं है एज सच कि इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी। इट्स जस्ट दैट कि जब भी कोई इंडिया में ही आर्म्ड रिबेलियन होता है उसे हम इंटरनल इमरजेंसी कह देते हैं, और जब किसी स्टेट से किसी और स्टेट से जब इंडिया को कोई थ्रेट होता है तब उसे हम एक्सटर्नल इमरजेंसी कह देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब कोई वॉर स्टार्ट ही हो गई हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है। इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट देयर इज एन significant threat to the sovereignty and integrity of India, then also the president of India can impose the national emergency. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लो। President can impose the national emergency even when he feels there is significant threat to the sovereignty of India. ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता रहे कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपसे जब पूछा जाए कि वेदर प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द इमरजेंसी व्हेन देयर इज नो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, बट ही कैन and when he feels when there is a significant threat to the sovereignty of India. Okay,
So the next point about the national emergency would be the parliamentary approval. अब जैसे मैंने आपको बताया कि for the emergency to be imposed, the written recommendation of the president of the cabinet is required. अब कैबिनेट क्या है? कैबिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? कैबिनेट रिप्रेजेंट्स द पार्लियामेंट, कैबिनेट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। बट इसमें जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल का कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। कि जैसे मान लो कि कल अगर एक प्राइम मिनिस्टर को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, ही विल मीट द कैबिनेट मिनिस्टर्स and they will decide whether or not the situation is whether the emergency is required or not. And if they feel that the emergency is required, they will give the written recommendation to the president, and the president will impose the emergency. But the main thing which comes after that is that when an emergency is imposed, for an emergency to be continued, the पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ये बात याद रखना। फॉर एन emergency to be continued after 1 month of its imposition, the parliamentary approval is required. अब इस पॉइंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आफ्टर 1 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉइंट इज दैट within a month after the imposition of a national emergency, the parliamentary approval is required. If the parliament denies the approval or they do not take any action, the emergency won't survive after 1 month. अब इसमें जो कुछ कह सकते हैं हम, जो इसमें एक्सेप्शंस हैं और जो कुछ जो सिचुएशंस को कंसिडर करा गया है वो ऐसी हैं कि जैसे 1 मंथ में अगर मान लो लोकसभा अप्रूव करने से पहले ही जो लोकसभा है वो या तो कह सकते हैं एडजर्न हो गई या डिसॉल्व हो गई या कुछ भी हो गया, अगर उसके बीच में 1 मंथ से पहले अगर वो 1 मंथ के टाइम में हो गई अप्रूव करने से पहले इमरजेंसी को, तो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा द parliamentary approval, I mean the national emergency will remain imposed until the 30 days of the reconstitution of the Lok Sabha. अब ये पॉइंट मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि सपोज 1 month is not completed and before that the dissolution of लोक सभा टेक्स प्लेस। अब इस पीरियड के बीच में जो होगा ना, द राज्यसभा विल, ये कंडीशन है कि द राज्यसभा इज अप्रूव्ड इट। अगर राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है और लोकसभा उस 1 मंथ के ड्यूरेशन में डिसॉल्व हो गया है या फिर अर्जन भी है, यानी वो सेशन में नहीं है, तो अंटिल एंड अनलेस द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा द नेशनल इमरजेंसी विल सर्वाइव until 30 days after the reconstitution of the Lok Sabha. Until when? Until 30 days after the reconstitution of इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भले ही वीडियो दोबारा करके देखना, लेकिन ये इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी, हाउ डज दैट वर्क। तो अगर 1 मंथ के पीरियड से पहले अप्रूव करने से पहले अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है एंड इन द मीन टाइम द राज्यसभा हैज अप्रूव्ड द नेशनल इमरजेंसी, देन द नेशनल इमरजेंसी, द इम्पोजिशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी विल सर्वाइव until 30 days after the reconstitution of, I mean not India, after the reconstitution of Lok Sabha. This is
the most important point about the parliamentary approval that is required for the continuation of the national emergency. अब इसमें जो पॉइंट और हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव इज दैट द राज्यसभा हैज इन द मीन टाइम अप्रूव्ड इट. यानी अगर इस पीरियड के 1 मंथ के पीरियड में अगर राज्यसभा ने अप्रूव नहीं करा है और द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टेक्स प्लेस, देन the national emergency won't survive. That is, it will be declared that the national emergency is no longer in imposition. Okay. So the next point about the national emergency is revocation of proclamation. अब revocation of proclamation क्या होगा कि एक तो मैंने आपको बताया कि the approval is required for an emergency to be continue. Now अब हाउ डू वी रिवोक द प्रोक्लेमेशन. अब इसमें ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल एंड फॉर द रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. अब मैं उससे पहले आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. What is the required majority for the approval of the proclamation? And what is the required? First, the members present and voting. इनकी क्या चाहिए? Majority. And the half of the total seats of parliament. अब ये दोनों इसमें अलग अलग इसके अप्रूवल चाहिए होता है, राज्यसभा में अलग चाहिए होता है और लोकसभा में अलग चाहिए होता है, बट दिस रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी. द पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो एक इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए चाहिए उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है इन बोथ लोकसभा एंड ऑल्सो राज्यसभा. अब ये मैंने पॉइंट आपको इसलिए समझाया है ताकि आप जब रिवोकेशन पढ़ो तो आपको डिस्टिंग्विश करने में बहुत इजी हो जाए कि जो अप्रूवल के टाइम जो मेजॉरिटी चाहिए एक तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और जो दूसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि उसमें दोनों का अप्रूवल चाहिए होता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से लिख लेना. पार्लियामेंट्री अप्रूवल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द अप्रूवल ऑफ द नेशनल इमरजेंसी एंड हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, दैट इज फॉर द अप्रूवल ऑफ बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा इज रिक्वायर्ड. अब मैं जब आपको रिवोकेशन पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने आपको पॉइंट दोबारा क्यों बताया था. अब रिवोकेशन कैसे होता है कि जब भी प्रेसिडेंट चाहता है ही कैन रिवोक द नेशनल इमरजेंसी. ये जैसे एक प्रेसिडेंट ना तो अपनी मर्जी से किसी भी नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है ना ही रिवोक कर सकता है. इन बोथ द केसेस द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट इज more important than the discretion of the president. अब president can revoke it anytime. और जो दूसरी चीज है इसमें द लोकसभा by a simple majority can revoke the proclamation of a national emergency. अब जो आपने इससे पहले जो पढ़ा है अप्रूवल के टाइम पे, उसमें क्या था
कि द अप्रूवल ऑफ द लोक सभा एंड राज्यसभा both are required, and what about the majority? The special majority was required for the approval of the proclamation, and for the revocation only the concurrence of the Lok Sabha is required, and it is the revocation should only be passed by the simple majority. ये बात अच्छे से याद रखना कि एक्सेप्ट अप्रूवल के टाइम पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और रिवोकेशन के टाइम पे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए. अब वो भी किसकी? रिवोकेशन के टाइम पे सिर्फ लोकसभा का कॉन्करेंस इंपॉर्टेंट होता है, और अप्रूवल के टाइम पे लोकसभा एंड राज्यसभा द अप्रूवल ऑफ बोथ आर रिक्वायर्ड. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इससे अलग कुछ कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं. अगर कभी भी रिवोकेशन अप्रूवल के ऊपर क्वेश्चन आएगा इमरजेंसी में तो इसी पॉइंट के ऊपर आएगा. ओके, so this is all about the revocation of proclamation. The next point about the effect of national emergency. What are the effects of the national emergency on the polity of India, on the federal structure of India, on our fundamental rights? These are very important points to study, not only from the perspective of exam, but you should be aware of your rights and what changes does a national emergency bring with itself. ये आप सबको पता होने चाहिए. तो द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर डिवाइडेड इन सब पॉइंट्स. सेंटर स्टेट रिलेशंस, कि व्हाट आर द चेंजेस in the center state relation after the imposition of the national emergency. Second is life of Lok Sabha and state legislative assembly. And the third is effect on our fundamental rights. इन 3 पॉइंट्स में हमारे नेशनल इमरजेंसी के सारे इफेक्ट्स डिवाइडेड हैं, कि इन 3 पॉइंट्स को ही एक नेशनल इमरजेंसी अफेक्ट करता है व्हेन इट इज इम्पोज्ड. नाउ फर्स्ट, what are the changes that are bring in the center state relations after the national emergency is imposed? सेंटर स्टेट रिलेशंस में ये फर्क आता है कि जो लेजिस्लेचर है एक स्टेट का, इट बिकम्स like the parliamentary can override all the decisions of a state legislature, as simple as that. कि जैसे मान लो एक स्टेट लेजिस्लेचर को किसी ने किसी भी टॉपिक पर एक बिल पास करा, एंड इफ द पार्लियामेंट is not happy with the bill, or they think that it is not correct for the unity and sovereignty of India, when the national emergency is imposed, they can override that bill. इसका मतलब क्या हुआ कि the state legislative assembly is not dissolved. बाकी चीज़ों में, बाकी जैसे प्रेसिडेंट रूल है उसमें the state legislature is dissolved, but not in the case of national emergency. इसमें जो होता है कि पार्लियामेंट कैन override the state legislature. अब इसमें ये तो हो गया एक जो लेजिस्लेचर पे फर्क पड़ता है सेंटर स्टेट रिलेशन के. एग्जीक्यूटिव के टर्म्स में क्या फर्क पड़ता है कि द सेंटर कैन इम्पोज और कैन what we can say about it, the center can delegate some of its functions to the state executive. That is, few of the functions that are being supposed to be carried on by the state, the center can take that responsibility on himself, on itself, and the president or any other person can fulfill those functions of the state executive, which were supposed to be exercised by the state executive. तो इसमें क्या होता है, the center can
perform the executive functions also. That is the effect on the state सेंटर स्टेट रिलेशंस ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी. अब इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि जो एग्जाम के भी परस्पेक्टिव से मैंने आज तक देखा है, इस पॉइंट पर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम हुए नहीं है. तो इसीलिए हम सिर्फ इसके बारे में इतना ही जानेंगे विच इज़ सफिशिएंट फॉर एन एग्जाम. अब द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर सिखा देता हूँ. लाइफ ऑफ Lok Sabha and state legislature. अब इस जब whenever